बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने वेव्स और उसके कांट्स के बारे में पढ़ा था। उम्मीद है अब आप इस काबिल होंगे कि इन क्वेश्चंस के आंसर दे दें। वेव्स किस तरह जनरेट होते हैं, वेव्स क्या कैरी करते हैं और उसके कांट्स और एग्जांपल्स क्या हैं। वेव्स को डिस्क्राइब और मेजर करने के कई तरीके हैं। इनमें से बास कैरेक्टरिस्टिक इस बात पर डिपेंड करते हैं कि वेव्स किस तरह प्रोड्यूस हुए, और बास कैरेक्टरिस्टिक इसी मीडियम के नेचर पर डिपेंड करते हैं जिनसे वेव्स पास होते हैं या जिससे वेव ट्रेवल करते हैं। वेव्स के कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है और कुछ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स वो है जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, यानी जिनकी कोई मैग्नीट्यूड नहीं होती। फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। वेव्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटेटिव होते हैं जिनको मेजर किया जा सकता है और जिनकी कोई मैग्नीट्यूड होती है। फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक वेव पैरामीटर्स ऑफ वेव्स। क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक वेव पैरामीटर्स ऑफ वेव्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट वेवलेंथ। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट्स ऑफ सेम फेज। किसी वेव मोशन में दो पॉइंट्स जो सेम फेज में हो उनके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को वेवलेंथ कहा जाता है। सेम फेज का मतलब ये है कि वो पॉइंट्स जिनकी डिस्प्लेसमेंट और स्टेट ऑफ मोशन सेम हो, ऐसे पॉइंट्स को सेम फेज में कहा जाता है। फॉर एग्जांपल गिवन फिगर में पॉइंट ए और ई ये सेम फेज में है, और ए से लेकर ई तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वेवलेंथ कहलाता है। इसी तरह सी और जी के दरमियान जो क्रेस्ट है ऊपर, उनके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी वेवलेंथ कहलाता है। वेवलेंथ को ग्रीक लेटर लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको ईसा यूनिट मीटर में मेजर किया जाता है। इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव दो सक्सेसिव क्रेस्ट या दो सक्सेसिव ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस भी वेवलेंथ कहलाती है। इसी तरह कंप्रेशनल वेव्स में सक्सेसिव कंप्रेशन या सक्सेसिव रिफ्रैक्शन के दरमियान डिस्टेंस भी वेवलेंथ कहलाती है। नेक्स्ट पैरामीटर वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ड्यूरिंग वेव मोशन फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। जब भी वेव किसी मीडियम से पास होती है तो उस मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेशन शुरू करते हैं। तो पार्टिकल्स की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है नॉर्मल पोजीशन से वेव मोशन के दौरान, उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ड्यूरिंग वेव मोशन बास पार्टिकल वो ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पे होंगे, कुछ इंटरमीडिएट पे होंगे और कुछ मैक्सिमम पे होंगे। जिस तरह गिवन फिगर में पॉइंट ए, सी, ई और जी, इन पॉइंट्स पे पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है और इनका नॉर्मल पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है उसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। एम्पलीट्यूड को x0 या a से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको ऐसा यूनिट मीटर में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेव साइकिल। वेव साइकिल, जब भी वेव किसी मीडियम में ट्रेवलिंग करती है तो उसके पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के राउंड अबाउट ऑसिलेशन करते हैं। ऑसिलेशन के दौरान पार्टिकल पहले एक डायरेक्शन में और फिर दूसरे डायरेक्शन में मोशन करते हैं और वापस अपने पोजीशन पे आते हैं। तो जब भी पार्टिकल जब मीन पोजीशन से पास हो और वापस अपने पोजीशन पे पहुंच जाए तो इसी तरह वो अपना एक वेव साइकिल कंप्लीट करता है। फॉर एग्जांपल गिवन फिगर में पॉइंट ए से अगर पार्टिकल स्टार्ट ले ले, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से वापस ई पे पहुंचता है, तो वो वापस अपने उसी स्टेट पे पहुंचता है जहां से उसने स्टार्ट लिया था, जिस स्टेट से, और इसी तरह इसका एक वेव साइकिल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको डिफाइन किया जाता है द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन यूनिट टाइम, या किसी भी पॉइंट से एक सेकंड में जितने भी वेव्स पास होते हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी का मैथमेटिकल फार्मूला एफ इज इक्वल टू n/t
t है, जिसमें n नंबर ऑफ वेव्स को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल t टाइम को। तो f इज़ इक्वल टू n ओवर t। इसमें अगर हमें n ओवर t मालूम हो तो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गिवन फिगर में 4 वेव्स शो किए गए हैं। अगर यही वेव्स किसी पॉइंट से 2 सेकंड में पास होते हैं तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज़ होगी, यानी 4 वेव्स को 2 सेकंड पे डिवाइड करके 4 वेव्स पर सेकंड आएंगे, और वेव्स पर सेकंड, ऑसिलेशन पर सेकंड या साइकिल पर सेकंड, इन सब को हम हर्ट्ज़ कहते हैं। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट हर्ट्ज़ है। टाइम पीरियड, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए वेव टू पास थ्रू गिवन पॉइंट, यानी वेव किसी पॉइंट से पास होने के लिए जितना टाइम लेती है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम पीरियड को कैपिटल लेटर टी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी एसआई यूनिट सेकंड है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसीलिए टाइम पीरियड का फार्मूला टी कैपिटल टी इज़ इक्वल टू टी बाई एन होगा या टी इज़ इक्वल टू 1 ओवर एफ होगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है वेव स्पीड। वेव स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन यूनिट टाइम, यानी वेव 1 सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो वेव स्पीड कहलाता है। जो जनरल डिफिनीशन ऑफ स्पीड है उसके मुताबिक स्पीड का फार्मूला है v इज़ इक्वल टू एस बाई टी। इस रिलेशन को वेव के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिस्टेंस को वेवलेंथ और t को टाइम पीरियड पे रिप्लेस करते हैं। वेवलेंथ और टाइम पीरियड का एक रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ। जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू 1 वेवलेंथ हो तो उसके लिए जो टाइम पास होता है वो टाइम पीरियड के बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ इज़ इक्वल टू लैम्डा देन टी इज़ इक्वल टू कैपिटल टी, और इन सब्स्टिट्यूशन पे इक्वेशन 1 बनता है v इज़ इक्वल टू लैम्डा बाई टी। चूँकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसीलिए हम 1 ओवर टी को एफ से पे रिप्लेस कर सकते हैं, जिस तरह इक्वेशन 3 में शो किया गया है, एफ इज़ इक्वल टू 1 ओवर टी। तो इक्वेशन 3 को जब इक्वेशन 2 में पुट किया जाता है तो v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा रिलेशनशिप हासिल होता है। ये इक्वेशन यूनिवर्सल वेव इक्वेशन कहलाता है, चूँकि इसको हम सब वेव्स को अप्लाई कर सकते हैं। इस रिलेशन से पता चलता है कि वेव स्पीड डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इनहेरिटेंस कांस्टेंट होती है, इसीलिए वेव स्पीड का रिलेशन वेवलेंथ के साथ डायरेक्ट है। वेव स्पीड टाइप ऑफ वेव के साथ भी चेंज होती है और इसी तरह एक ही वेव के लिए नेचर ऑफ मीडियम चेंज होने के साथ भी चेंज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर में जब लाइट और साउंड ट्रेवलिंग करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड वो स्लो होता है और स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होता है। इसीलिए साउंड अगर एयर, वाटर और आयरन में ट्रेवलिंग कर ले तो तीनों में उसकी स्पीड डिफरेंट होती है। यह डिफरेंस इन स्पीड उनके नेचर ऑफ मीडियम चेंज होने की वजह से है। अगर फ्रीक्वेंसी को एसआई यूनिट हर्ट्ज़ और वेवलेंथ को एसआई यूनिट मीटर में मेजर किया जाए तो स्पीड की एसआई यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड। ये कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स थे। अब हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स पढ़ेंगे, लेकिन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स डिस्क्राइब करने से पहले हम रेपल टैंक पढ़ते हैं। रेपल टैंक एक अरेंजमेंट है जिसको लेबॉरेटरी में वेव की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक डिमॉन्स्ट्रेट करने या उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। गिवन फिगर में एक रेपल टैंक का स्कीमेटिक डायग्राम शो किया गया है, जिसमें एक ट्रे ली जाती है जिसका बेस ट्रांसपेरेंट होता है और उसमें वाटर ली जाती है। इसी तरह इस ट्रे को एक स्टैंड पे लिया जाता है और स्टैंड के नीचे स्क्रीन ली जाती है जिस पे शेडो या इमेजेस ऑब्ज़र्व किए जाते हैं। इसी ट्रे में यानी वाटर में वेव प्रोड्यूस करने के लिए या तो इसमें स्ट्रेट डिपर डिप किया जाता है या इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ किया जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए वो ड्राइव किया जाता है या चलाया जाता है। जब भी इसमें वेव जनरेट होते हैं तो इसकी इल्यूमिनेशन के लिए या उस पर लाइट फॉलिंग के लिए ऊपर से एक लाइट बल्ब भी लगाया जाता है। जब वेव्स जनरेट होते हैं
तो नीचे स्क्रीन पे ब्राइट और डार्क शेडोज़ या लाइंस नज़र आते हैं। बाज़ रेपल्टेंट्स में स्क्रीन को इजीली ऑब्ज़र्व करने के लिए नीचे एक रिफ्लेक्टर यूज़ किया जाता है जो शेडो को या उस इम्प्रेशंस को रेपल्टेंट के फ्रंट बेस की तरफ प्रोजेक्ट करता है और फ्रंट बेस पे फिर उसका इमेज देखा जा सकता है। उसी तरह का एक डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में भी गिवन है। तो ये था अबाउट रेपल्टेंट। अब रेपल्टेंट में जब वेव प्रॉपर्टी स्टडी की जाती है तो वेव्स हमारे पास अक्सर 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में ट्रैवलिंग करते हैं। 2 डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल वाटर वेव्स है और 3 डायमेंशनल वेव मोशन की एग्जांपल लाइट है। यानी वाटर वेव्स में पार्टिकल वाइब्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल वाइब्रेशन वो अक्सर वाई एक्सिस पे होता है और उसकी प्रोपिगेशन सरफेस ऑफ वाटर यानी एक्स एक्सिस पे होता है। इसी तरह लाइट में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वाइब्रेशन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं और डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन को भी। इसी तरह 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम वेव फ्रंट यूज़ करते हैं। वेव फ्रंट ऐसे पॉइंट्स की कलेक्शन को कहा जाता है जिसमें तमाम पार्टिकल सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन में होते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑल द पॉइंट्स along द वेव फॉर्मिंग द वेव क्रेस्ट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। यानी क्रेस्ट पे जितने भी पार्टिकल होते हैं वो सब सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन में होते हैं और उस कलेक्शन को नाम दिया जाता है वेव फ्रंट का। वेव फ्रंट्स हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स में हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं और प्लेन हो सकते हैं। फिगर ए में एक स्फेरिकल वेव फ्रंट लिया गया है। सोर्स हमारे पास स्फेरिकल है लेकिन चूंकि स्फीयर वो हम पेज पे डायरेक्टली नहीं ले सकते, 3 डायमेंशन में है, इसलिए ये वेव फ्रंट हमें सर्कुलर नज़र आते हैं और सर्कुलर वेव फ्रंट शो किए गए हैं। ये सर्कुलर वेव फ्रंट्स जब आगे बढ़ते हैं, आगे प्रोपिगेशन करते हैं डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन में, तो इसका कर्वेचर कम होता जाता है और लास्ट में ये प्लेन हो जाते हैं जिसको फिर प्लेन वेव फ्रंट्स कहा जाता है। गिवन फिगर में वेव फ्रंट्स के साथ एरेज शो किए गए हैं। ये रेज या लाइन ये वेव फ्रंट्स को परपेंडिकुलर होते हैं और इसको नाम दिया जाता है रेस का। तो रे क्या होती है? A line drawn in the direction of wave motion perpendicular to the wave front is called ray. रे एक ऐसा लाइन होता है जिसको वेव मोशन के डायरेक्शन में ड्रा किया जाता है और ये हमेशा वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर होते हैं। तो किसी भी वेव को डिस्क्राइब या उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वेव फ्रंट्स और रेस को। इसमें से एक को भी यूज़ किया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं अबाउट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, जिसमें पहले आती है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स इज द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ ए मीडियम व्हेन द वेव ट्रेवल्स इन ए सिंगल मीडियम एंड इट स्ट्राइक्स द बाउंड्री ऑफ अनदर मीडियम इट्स पाथ इट बाउंस बैक टू द सेम मीडियम एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, फिगर में एक प्लेन वेव फ्रंट शो किया गया है जिससे रे बैरियर की तरफ ट्रेवलिंग करती है। ये जब बैरियर को स्ट्राइक करती है तो वापस सेम मीडियम को आती है और इसी इफेक्ट को नाम दिया जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से हम इको सुनते हैं यानी साउंड को ट्वाइस सुन सकते हैं। इसी तरह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हम इमेजेस पाम हो सकते हैं और राउंड अबाउट ऑब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं। याद रखें कि इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं होती क्योंकि ये सेम मीडियम में ट्रेवलिंग करते हैं। रिपल्टेंट में रिफ्लेक्शन ऑफ वेव को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम एक अपराइट लेते हैं वेव प्रोपिगेशन के डायरेक्शन में जिससे रिफ्लेक्शन होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। Refraction of wave is the change in velocity of wave when it travels from one medium to another.
जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन चेंज होते हैं और इस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स का। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव मीडियम चेंजेस की वजह से भी होती है। जब वेव इनहोमोजीनियस मीडियम में ट्रेवलिंग करती है तब भी रिफ्रैक्शन ऑफ वेव होती है। और इसी तरह जब वेव यानी वाटर वेव डीप पार्ट ऑफ वाटर से शैलो पार्ट ऑफ वाटर की तरफ ट्रेवलिंग करती है तो तब भी रिफ्रैक्शन ऑफ वेव होता है। जिस तरह फिगर में शो किया गया है कि वाटर वेव डीप पार्ट से शैलो की तरफ ट्रेवलिंग करती है तो डीप वाटर में वेव फ्रंट्स एक दूसरे से फारदर है और शैलो पार्ट में एक दूसरे को क्लोजर है। डीप वाटर में वाटर वेव की वेवलेंथ लॉन्गर होती है और शैलो वाटर में शॉर्ट होती है। चूँकि सेम वेव के लिए वेव स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ ऑफ वेव के साथ, इसीलिए डीप वाटर में वाटर वेव फास्ट ट्रेवलिंग करेंगे एज़ कम्पेयर टू शैलो वाटर, यानी शैलो वाटर में उसका स्पीड कदरे कम होगा। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव को रेपल टैंक में डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम डीप और शैलो वाटर प्रोड्यूस करने के लिए एक थिन शीट ऑफ प्लास्टिक पुट करते हैं वाटर ट्रे में। जहाँ पे शीट पुट किया जाता है तो उसके ऊपर डेप्थ ऑफ वाटर कम होती है, इसी तरह दो पोर्शन शैलो और डीप हासिल हो सकते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव की वजह से जो एक्चुअल डेप्थ होते हैं पॉइंट्स के वो रियल डेप्थ से कम नज़र आते हैं। और इसी तरह अगर हाफ फिल्ड ग्लास में जो वाटर से हाफ फिल्ड हो, अगर उसमें कोई पेंसिल या मार्कर लिया जाए स्टैंडिंग पोजीशन में तो वो ब्रोकन या बेंड नज़र आता है। ये इफेक्ट रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स की वजह से होते हैं। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स या लास्ट प्रॉपर्टी है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। The bending of waves around the edges of an obstacle is called diffraction of waves, or the spreading of waves on passing through a narrow hole or slit is called diffraction of waves. जब वेव किसी ऐसे स्लिट या होल से पास होती है या उसके सामने कोई ऐसा ऑब्स्टिकल आता है जिसका साइज़ कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ वेव हो, यानी या तो वेवलेंथ ऑफ वेव के बराबर हो या उससे कम हो, तो वेव उससे पास होने पे इसके एजेस के राउंड अबाउट बेंडिंग करती है और इस इफेक्ट को नाम दिया जाता है डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स का। डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स ज़्यादा होती है अगर स्लिट का साइज़ वेवलेंथ ऑफ वेव से कम हो, अगर ज़्यादा हो तो डायफ्रैक्शन नहीं होती। अगर कंपेरेबली ज़्यादा हो यानी दो स्लेट में एक का साइज़ ज़्यादा हो दूसरा कम हो, तो जिसका साइज़ ज़्यादा हो वहाँ डायफ्रैक्शन कम होती है, वहाँ पे स्प्रेडिंग कम होती है, और जहाँ होल साइज़ या स्लेट साइज़ कम हो वहाँ पे डायफ्रैक्शन ज़्यादा होती है, जिस तरह फिगर में शो किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर वेव्स के प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में था। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो आप इस चैप्टर को स्टडी कर लें और इसके एक्सरसाइज पर प्रैक्टिस कर लें।